हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि रीजनिंग सेक्शन का एक पार्ट है और आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। ये चैप्टर मिनिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो मार्क्स की वेटेज के हिसाब से ये चैप्टर हमारी रीजनिंग सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी हमने सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट्स पढ़े हैं और आगे भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उन सब के डायरेक्ट लिंक्स आपको हर सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पार्ट को ढूंढने में। कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट खोल लो, उसकी डिस्क्रिप्शन खोलो, उसमें हर पार्ट के डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल होंगे। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है सर्कल, स्क्वायर यानी ज्योमेट्री और लिनियरिटी के बेस पे डायग्राम्स को बनाना, ऑड और इवन नंबर ऑफ पर्सन्स को बिठाना, उनकी डायरेक्शन यानी फेसिंग इनसाइड द सर्कल या फिर आउटसाइड द सर्कल, और इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट, लेफ्ट या राइट, इनमें डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें। यानी बेसिक तो हमारा सारा का सारा कवर्ड है। अब हम आज जो करने जाएंगे, आज हम इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो होंगे लाइक्स, डिसलाइक्स, या फिर जॉब क्या कर रहे हैं वो, या फिर किस कंट्री को वो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक पिछले पार्ट में हमने जितनी भी डायग्राम बनाएगी उसमें एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा आज, कि उनके लाइक्स या डिसलाइक्स के हैं, या फिर वो जॉब क्या करते हैं, या फिर वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो ये जो बोल्ड पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमें बता देगा कि हमारे क्वेश्चन का बेस क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बंदे हैं, A B C D E F G एंड H। वो जो हैं वो सर्कल में बैठे हुए हैं और सब के सब जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब आ जाती है कि ये 8 के 8 लोग 8 डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। कंट्रीज़ के नाम आपके सामने हैं। आगे का जो पैराग्राफ है मैं आपको वो लाइन बाय लाइन सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहली लाइन कह रही है कि A इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम रशिया, यानी कि ए जो है वो सेकंड टू राइट बैठा है किस बंदे के, उस बंदे के जो कि रशिया से बिलोंग करता है, जो कि रशिया का है। ठीक है, उसके आगे की लाइन कह रही है वाइल सी इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ डी। इसमें सीधा सीधा कहा हुआ कि सी जो है वो डी के सेकंड राइट में है। पहले वाले पार्ट में एक कंट्री को जो पर्सन बिलोंग करता है उसके सेकंड राइट में बिठाया है, और दूसरे वाले पार्ट में पर्सन टू पर्सन की बात चल रही है कि डी के सेकंड राइट में सी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रही है द पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी हु इज नॉट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो पर्सन जो ऑस्ट्रेलिया से है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी जी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ये भी लिखा हुआ है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी हु इज नॉट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इसमें हु का है, हु यानी कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है, और इसमें सेकंड पर्सन कौन है। देखिए हमारा सेंटेंस शुरू होता है पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है वो इसमें आ गया फर्स्ट पर्सन, और आगे जाके बात किया है इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जी आ गया हमारा सेकंड पर्सन। जी के बाद हु लगा है, यानी कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है, और जब सेकंड पर्सन की बात चल रही है तो हु के आगे का सारा सेंटेंस सेकंड पर्सन के लिए ही लिखा होता है। तो लिखा हुआ है कि जी जो है वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को जी के इमीडिएट लेफ्ट में बिठाया, साथ ही जी के आगे हमने ब्रैकेट में लिख दिया इंडिया और उसको काट दिया कि जी जो है वो इंडिया को बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन करिए निदर ए नॉर बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो ए और बी जो है वो दोनों ही जी के नेबर नहीं होंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जी का एक नेबर तो ऑस्ट्रेलिया है। जब ए और बी दोनों ही जी के नेबर नहीं हो सकते तो यानी कि ए और बी दोनों में से ऑस्ट्रेलिया कट जाएगा। तो वही चीज़ हमने नीचे भी लिखी है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी नहीं थी, ये हमने खुद अपना दिमाग लगा के इसमें से एक्सट्रैक्ट की है। जो अभी तक हमारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसमें से निकला कि ए और बी ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग नहीं करेंगे। अब आगे के पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। द पर्सन फ्रॉम चाइना इज सिटिंग इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में हमने चाइना को बिठा दिया, मतलब उस बंदे को बिठा दिया जो चाइना से बिलोंग करता है। द पर्सन फ्रॉम ब्राज़ील इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम रशिया। ये कह रहा है कि ब्राज़ील से जो बंदा है वो रशिया के बंदे से 4 स्टेप राइट में बैठा हुआ है, कि रशिया वाले बंदे के 4th राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो रशिया हमने ऑलरेडी देखा था कि रशिया डॉट ए, तो ये वाला पार्ट तो हमें बन रहा था। मैंने आपको बताया था कि जब हमें डायरेक्शन नहीं दी होती तब हम ऐसे वाले पार्ट्स को छेड़खानी नहीं करते, पर इसमें हमें डायरेक्शन दी हुई है कि रशिया के सेकंड राइट में ए बैठा हुआ है। जब हमारे पास डायरेक्शन आ गई, यानी कि हम
आगे जो भी रशिया के रिलेटेड पार्ट होगा वो हम इसी में ही ऐड अप कर देंगे। तो जब हमने इसमें ऐड अप किया तो देखा हमने कि रशिया के फोर्थ राइट में ब्राज़ील बैठा हुआ है। अगर रशिया के फोर्थ राइट में ब्राज़ील है तो हमें फिगर से ही दिख रहा है कि ब्राज़ील जो है वो ए के बी सेकंड राइट में बैठा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्शंस थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। द पर्सन फ्रॉम कैनेडा इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जी। अब आपको जी भी दिख रहा था, जी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ था। अब सेकंड राइट में बिठाना है तो हमने इंडिया के ऊपर जो डॉट लगाया, डॉट का मतलब है कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है और उसके भी आगे कनाडा आ गया, तो कनाडा आ गया सेकंड टू राइट ऑफ जी। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ इस फिगर को देखो और मुझे बताओ कनाडा ऑस्ट्रेलिया के कितनी दूर बैठा है, तो आप इस फिगर को देख के ही बता सकते हैं कि कनाडा जो है ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन पर्सन फ्रॉम ब्राज़ील एंड एच। तो सी जो है वो ब्राज़ील और एच के बीच में बैठा हुआ है। साथ ही लिखा हुआ है लास्ट में कि सी बिलोंग्स टू यूएसए। ये मेरी ऐसी नज़र पड़ गई तो मैंने इसको साथ ही बना दिया। तो सी के नीचे मैंने यूएसए लिख दिया और लिखा हुआ है इन्होंने कि सी जो है वो ब्राज़ील और एच के बीच में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ब्राज़ील सी एच लिखा हुआ है, पर यहाँ पर मैंने कोई एरो नहीं बनाया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सी के लेफ्ट में ब्राज़ील बैठा है या सी के लेफ्ट में एच बैठा है। दोनों में से कोई भी बैठा हुआ हो सकता है, इसीलिए हमने फिलहाल के लिए इधर कोई एरो नहीं लगाया। नेक्स्ट लाइन कह रही है द पर्सन फ्रॉम इंडिया इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम कनाडा। जो इंडिया का जो बंदा है वो बैठा हुआ है कनाडा के फिफ्थ लेफ्ट में। तो ये जो क्लाउडेड पोर्शन है इसमें आपको कनाडा दिख रहा है, पर अगर मैं इधर से ही कहीं पे इंडिया बिठाने की कोशिश करता तो बड़ा हौच पौच हो जाता। तो आप इसको देख लीजिए कि ये क्लाउडेड पोर्शन मैंने यहाँ पे नीचे दोबारा लिख लिया है। ऐसे चीज़ जो मतलब दोबारा लिखना पड़े इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो बेस्ट तरीका होता है, आपके पास वहाँ अनलिमिटेड शीट्स होती हैं, आप जितनी शीट्स मांगोगे वो आपको इतनी शीट्स दे देंगे। तो ऐसे जब आप ये चीज़ें पॉइंट्स लिखने लगते हो ना तो कोशिश करना कि खुली खुली स्पेस बना के लिखना, ताकि आपकी कंडीशन एक दूसरे के साथ मिक्स अप ना हो जाए और आप इजीली समझ पाओ। अगर आप पैराग्राफ हटा भी दो, आप सिर्फ पॉइंट्स पे नज़र डाल तो आप इजीली समझ पाओ। खुली खुली स्पेस में लिखना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने रीराइट किया। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कनाडा के फिफ्थ लेफ्ट में आ गया है इंडिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया जी के किस डायरेक्शन में आ रहा है, इंडिया जी के भी लेफ्ट में आ रहा है और कितनी दूर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी के थर्ड लेफ्ट में इंडिया आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हमने बस फिगर देखी और उधर से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रही है बी इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ डी। यानी कि बी जो है वो डी के फोर्थ राइट में है। डी हमें यहाँ पर दिख रहा है, डी जो सी के साथ रिलेशन है यहाँ पे दिख रहा है, तो डी के फोर्थ राइट में आ गया बी। अब हमारा पैराग्राफ हो गया टोटली कंप्लीट। अब हम सिर्फ अपने इन पॉइंट्स को जो हमने लिखा है इन पे ध्यान देंगे और अपनी फिगर बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार फिर मैंने आपको दिखा दिया, ये जो क्लाउडेड पोर्शन है ये हटा दीजिए क्योंकि ये मैंने नीचे रीराइट किया है, नीचे दोबारा लिखा है। ये सारे आगे हमारे पॉइंट्स जो हमने पैराग्राफ में से उतार दिए हैं। अब हम पैराग्राफ की तरफ दोबारा मुड़ के देखेंगे भी नहीं। अब देखिए, आपको अपनी फिगर कहीं ना कहीं से शुरू करनी है। हमारी सबसे पहली लाइन कहती थी कि 8 बंदे हैं और वो सर्कल में बैठे हैं और 8 के 8 इनसाइड देख रहे हैं। अब अगर आपको शुरू करना हो तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ मिल जाएंगे? एक तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं सबसे लास्ट में, जहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जी, कनाडा एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। दूसरे आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं डी, सी, बी। ठीक है, फिर सी के साथ ब्राज़ील और एच भी है और साथ ही आपको पता है कि बी के साथ जी नहीं बैठना। तो अल्फ़ाबेट्स में हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं डी, सी, बी वाले पोर्शन में, और जबकि कंट्रीज़ को अगर हमने सेट करना है तो हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वाले में। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी एक को ले लेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अल्फ़ाबेट्स पे काम कर लूँ, उससे थोड़ा डायग्राम को बनाना ईजी हो जाता है। आप अगर चाहते हैं तो आप कंट्रीज़ को लेके भी अपने डायग्राम को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने इसलिए काटा क्योंकि मैंने नीचे दोबारा लिखा हुआ है। तो डी, सी, बी में हमने सी को पहले बिठाया सबसे नीचे, सब इनसाइड देख रहे हैं। तो डी जो है उसके सेकंड राइट में बैठ रहा है सी। अगर सी सबसे नीचे है तो डी कहाँ आएगा? डी आ जाएगा इस पॉइंट पे। फिर डी के फोर्थ राइट में बैठ रहा है बी। अगर मैं आपको कहूं कि इसी डायग्राम में अगर आपको बताना है कि बी सी के किस पोजीशन पे बैठ रहा है, तो सी के सेकंड राइट पे बी बैठ रहा है, ये आप देख सकते हैं फिगर से ही। तो हमने बिठा दिया बी जो है वो डी के फोर्थ राइट में या फिर सी के सेकंड राइट में, दोनों एक ही बात हुई। नेक्स्ट लाइन, अब हमें देखना है कि हमारे पास डी, सी, बी है फिगर में।
हमें सी दिख रहा है नीचे, इस जो काटा हुआ पोर्शन इसके बिल्कुल नीचे दिख रहा है हमें ब्राज़ील CH, ठीक है। तो इसके दो केसेस बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें पता नहीं है कि सी के लेफ्ट में ब्राज़ील बैठा है या सी के लेफ्ट में एच है, तो मैंने दोनों बना दिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, आपको ब्राज़ील कहाँ दिख रहा है? आपको ब्राज़ील दिख रहा है सबसे टॉप में, रशिया ए और ब्राज़ील के बीच में रिलेशन था। तो आपने देखा कि ब्राज़ील जो है ए के सेकंड राइट में बैठ रहा है, रशिया के फोर्थ राइट में बैठ रहा है। अगर हम ब्राज़ील हमें फर्स्ट फिगर में देखें तो ब्राज़ील हमें यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है, पर ब्राज़ील ए के सेकंड राइट में आएगा? अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो ब्राज़ील ए के सेकंड राइट में नहीं आएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे ऑलरेडी एच बैठा हुआ है। तो यानी हमारा ये जो है कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि डायग्राम गलत होगी। कंडीशन कभी गलत नहीं होगी, डायग्राम गलत होगी। तो हमने अपनी फर्स्ट फिगर को काट दिया, यानी हमारे पास अब एक ही फिगर बची और उसमें हमने हमारा ये वाला जो पॉइंट था रशिया डॉट ए डॉट ब्राज़ील, इसे सेट कर दिया। ब्राज़ील ए के सेकेंड राइट में आ रहा है और रशिया के सेकेंड राइट में ए आ रहा है। तो हमने ये सारी फिगर अपनी बना दी और सेट कर दी। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में है ADCH B और कंट्रीज़ में है ब्राज़ील, रशिया और USA, जो हमारे डायग्राम में सेट बैठ गई हुई है। अब हमें पता है कि B के साथ G नहीं आना, साथ ही A के साथ भी G नहीं आना। तो कौन कौन सी पोजीशन है जहाँ पे नहीं आना G? वो है ये सारी पोजीशन। इनमें से दो पोजीशंस पे तो ऑलरेडी D और H बैठे हुए हैं, तो जो दो बची हुई पोजीशन है वहाँ पर G नहीं आएगा। तो G के लिए कौन सी पोजीशन बची? G के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, ब्राज़ील वाली। तो हमने डायग्राम बनाई थोड़ी साफ से, G के नीचे हमने ब्राज़ील लिखा हुआ है, G की पोजीशन सेट होगी। अब इन्होंने कहा है G का रिलेशन क्या है कि G के सेकंड राइट में आ रहा है कनाडा, G के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, और अगर G और इंडिया की बात करें तो G के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है इंडिया। तो हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो हमने इनको बिठा दिया अपनी अपनी पोजीशंस पे, हमारी ये डायग्राम बन गई अब तक की, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है चाइना और F। तो F के इमीडिएट लेफ्ट में चाइना बैठ रहा है और F के लिए दो ही पोजीशन बची है, या तो वो इंडिया वाली पोजीशन पे बैठेगा या तो वो रशिया वाली पोजीशन पे बैठेगा। अगर F इंडिया वाली पोजीशन पर बैठता है तो F देख रहा है इनसाइड, अगर इनसाइड देख रहा है तो F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है? F के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है रशिया। तो यानी F जो है वो इंडिया वाली पोजीशन पे नहीं बैठेगा। अब F के लिए एक ही पोजीशन बची जो कि थी रशिया की। F को जब हमने वहां बिठाया, F इनसाइड देख रहा है, तो F के इमीडिएटली लेफ्ट में क्या आ गया? F के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया चाइना, यानी हमारी कंडीशन सेट बैठ गई। अब हमारे पास एक अल्फ़ाबेट बचा है जिसके पास कंट्री नहीं है, वो है A, और एक पोजीशन बची है जिसके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, वो है इंडिया के नीचे। देखिए हमारा अल्फ़ाबेट कौन सा रह गया है? हमारा अल्फ़ाबेट रह गया है A, B है, हमारे पास C है, D है, E अल्फ़ाबेट नहीं है। तो E अल्फ़ाबेट आएगा उस पोजीशन पे जहाँ पर इंडिया है। साथ ही हमारे पास जो कंट्रीज़ थी उनमें से इंग्लैंड कंट्री अभी तक कहीं भी यूज़ नहीं हुई थी, तो उसकी एक ही पोजीशन बची थी A के साथ, तो एक ही कंट्री आ जाएगी इंग्लैंड। हमारी फिगर हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु बिलोंग्स टू चाइना, चाइना से कौन बिलोंग करता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में क्लियरली चाइना से B बिलोंग करता है, तो हमारा ऑप्शन B आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देखो बस क्वेश्चन का यही लेवल होगा, क्वेश्चन आप देखोगे, डायग्राम देखोगे, आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएटली राइट टू चाइना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चाइना के जो इमीडिएटली राइट में बैठ रहा है उसके ऑपोजिट कौन बैठ रहा है? तो चाइना के इमीडिएट राइट में आप देख सकते हैं वो बंदा बैठ रहा है जो रशिया को बिलोंग करता है, और वो बंदा कौन है? वो है F। तो F के इमीडिएटली ऑपोजिट कौन बैठ रहा है? F के इमीडिएटली ऑपोजिट बैठ रहा है G, जो कि ब्राज़ील को बिलोंग करता है। अब आते हैं हमारे ऑप्शन पे। ऑप्शन A कह रहा है C, नहीं। ऑप्शन B कह रहा है A, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन A कह रहा है पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन डी कह रहा है पर्सन फ्रॉम ब्राज़ील। तो आप देख सकते हैं अपनी फिगर में रशिया के ऑपोजिट बैठ रहा है G, जो कि ब्राज़ील को बिलोंग करता है, तो हमारा डी हो गया फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू G। हमें E की पोजीशन बतानी है G के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि G के लेफ्ट से देखो या G के राइट से देखो, तो आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा होता कि G के लेफ्ट से देख के बताओ या फिर G के राइट से देख के बताओ, तो आप उसी जगह से काउंट करते। तो इन्होंने कहा कि E की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू G। अगर हम G के लेफ्ट से देखें तो E है G के थर्ड लेफ्ट में, और अगर हम G के राइट से देखें तो E है G के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राइट में।
या तो थर्ड लेफ्ट आंसर होगा या तो फिफ्थ राइट आंसर होगा। तो हम अपने ऑप्शंस देखना शुरू करते हैं। 4 टू द राइट नहीं, 4 टू द लेफ्ट नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट एग्जैक्टली, थर्ड टू द लेफ्ट। तो हमारा ऑप्शन सी आ गया हमारा फाइनल आंसर, हम ऑप्शन डी देखेंगे ही नहीं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जी। जी के राइट से काउंट करना है और ए और जी के बीच कितने बंदे बैठे हैं ये बताना है। तो देखिए जी के राइट से 1 2 3 4 5, जी और ए के बीच में 5 बंदे बैठे हैं अगर हम जी के राइट से काउंट करें। जब भी बिटवीन का होता है हम ए और जी को उस टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कहा होता कि ए किस पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो आता कि 6th टू द राइट। अभी इन्होंने कहा है कि ए और जी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, तो हम ए और जी को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट पर्सन होगा सी और फिफ्थ पर्सन होगा ई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी ए और जी के बीच में 5 बंदे बैठे हैं अगर हम जी के राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सेम, पर इस बार इन्होंने कहा है कि ए के राइट से बताओ ए और जी के बीच कितने बंदे हैं, ए के राइट से बताओ। तो ए के राइट से जब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, अब इन्होंने बिटवीन की बात की है, यानी ए और जी कैलकुलेट नहीं होंगे, सिर्फ उनके बीच जितने बंदे बैठे हुए हैं वही काउंट होंगे। तो ए और जी के बीच आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम ए के राइट साइड से देखें सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बैठा है। तो हमारा ऑप्शन ए आ गया राइट आंसर। ये थी हमारी सर्कल के बेस पर फिगर, जिसमें हमने आज एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। कंट्री के अलावा ये भी आ सकता है कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं या फिर वो किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है वैकेंट सीट का। ये सर्कल में भी आ सकती है और लीनियर डायग्राम में भी आ सकती है कि बीच में एक वैकेंट सीट है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आप देख सकते हैं फिगर में 4 सीट्स हैं, जिसमें से अगर हम लेफ्ट से काउंट करें थर्ड सीट वैकेंट है, यानी कि ए बी बैठे हुए हैं साथ, उसके बाद एक वैकेंट सीट है, उसके बाद बैठा हुआ है डी। तो इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हमारे ट्रू होते हैं वो है, जैसे अगर हमें लाइन दी होगी डी इज थर्ड टू राइट ऑफ ए। अब देखिए वैकेंट सीट बेशक है पर सीट तो है ना वहाँ पे, तो हम जब काउंट करेंगे सीट को भी काउंट करेंगे, यानी कि डी जो है वो ए के थर्ड राइट में बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट चीज, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी। अब जब पर्सन की बात चल रही है, बी के साथ जो पोजीशन है वो एक वैकेंट सीट की है, वहां कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, सीट बेशक है पर बंदा नहीं बैठा हुआ है। जब भी पर्सन की बात चलेगी वैकेंट सीट काउंट नहीं होगी। तो ए और डी के बीच बिल्कुल ठीक एक ही बंदा बैठा हुआ है। देयर आर 2 सीट्स बिटवीन ए एंड डी, बिल्कुल एक सीट है बी की, एक सीट है वैकेंट बंदे की। तो ए और डी के बीच 2 सीट्स हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। लास्ट लाइन कह रही है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड डी, तो ये तो हरगिज नहीं ट्रू, क्योंकि ए और डी के बीच एक ही बंदा बैठ रहा है जो कि है बी। एक चेयर जरूर है पर वो वैकेंट है, वहां कोई नहीं बैठा हुआ। अब इसी के बेस पे हम करते हैं एक क्वेश्चन। 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल हैविंग 8 सीट। तो आपको पता चल गया कि 8 सीट हैं और उनमें 7 बंदे बैठे हुए हैं, तो ये पक्का वेकेंट सीट का केस है। अब आगे की लाइंस हम लाइन बाय लाइन करते जाएंगे। पहली लाइन ने कह दिया कि 8 बंदे हैं जिनमें से एक वेकेंट सीट है, सबके सब जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। और सेकंड लाइन ये भी कह रही है कि कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बैठा हुआ, यानी अगर एक जगह ए बैठा हुआ है तो ए के ना इमीडिएट लेफ्ट में बी होना चाहिए ना इमीडिएट राइट में बी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ में। तो सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन कह रही है डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ जी। तो हमने लिख दिया जी के सेकंड राइट में डी बैठा हुआ है। जी और डी के बीच में वैकेंट सीट भी हो सकती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस कहा है कि सीट वाइज जी डी जो है वो जी के सेकंड राइट में है। नेक्स्ट लाइन कह रही है ए फेसिस एफ। ए फेसिस एफ यानी ए और एफ एक दूसरे को देख रहे होंगे, यानी वो आमने सामने बैठे होंगे, तो हमने बना दिया ए फेसिस एफ। ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए। ई जो है ए के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, तो हमने वैसे भी बना दिया। आप ऊपर भी बना सकते थे, ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, मैंने अलग से बना दिया, वो मेरी मर्जी थी। 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन वैकेंट सीट एंड सी। वैकेंट सीट और सी के बीच में 2 फ्रेंड्स बैठ रहे हैं, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहा होता डी और सी के बीच 2 फ्रेंड्स बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ हमें
ट्रिक में ले जाती। क्यों? क्योंकि डी और सी के बीच में दो पर्सन्स बिठाने की बात हुई है, तो हो सकता है कि उसमें एक वैकेंट सीट भी हो, पर यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा ही कह दिया कि वैकेंट सीट और सी के बीच में दो बंदे बैठने हैं, तो दो ही डॉट आएंगे क्योंकि वैकेंट सीट तो खुद साइड पर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई एरो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वैकेंट सीट लेफ्ट में है या फिर सी लेफ्ट में है, तो हमने कोई एरो नहीं बनाया। लास्ट लाइन कह रही है बी डज नॉट सिट नियर ई, यानी बी के इमीडिएट नेबर में ई नहीं होना चाहिए, तो हमने ई के ऊपर एक एरो मार दिया और लिख दिया कि बी उसके साथ नहीं बैठेगा। अब हम हमारे पैराग्राफ को हटा देंगे और सिर्फ लिखे हुए पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो पैराग्राफ भूल जाइए। अब आप देखिए ए और एफ को मैंने सबसे पहले बिठा दिया क्योंकि मुझे ए का एक और जगह रिलेशन दिख रहा था ई के साथ, फिर आगे मुझे ई का रिलेशन दिख रहा था बी के साथ, तो इसीलिए मैंने ए और एफ से शुरुआत कर ली अपने क्वेश्चन की। ए और एफ को मैंने बिठा दिया, सारे इनसाइड देख रहे हैं तो ए के सेकंड लेफ्ट में ई होना चाहिए, तो ए के सेकंड लेफ्ट में हमने ई बिठा दिया, साथ ही साथ ई के साथ बी नहीं होना चाहिए तो बी हमने काट दिया। अब नेक्स्ट हमें जी और डी बिठाना है, वैकेंट सीट और सी बिठाना है, तो वो तो कहीं भी आ सकते हैं इन वाली पोजीशंस में से, हमें तो बस ये पता ना कि बी कहाँ कहाँ नहीं बैठना, उसके अलावा तो कोई भी आ सकता है इन पोजीशंस पे। तो फिलहाल के लिए ये दो कंडीशंस हमारी डायग्राम को पूरा करने में कोई हेल्प नहीं कर रही। अगर ये दो कंडीशंस पूरा नहीं कर रही तो कोई और कंडीशन तो होगी जो हेल्प करेगी, कुछ ना कुछ हेल्प तो करेगी। तो हमने लिखी हुई ऊपर की दो कंडीशंस पे काम किया। तो चलो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि फेसिंग सेंटर हमने बना दिया। उसके नेक्स्ट लाइन आ रही है कि अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं बैठने होने चाहिए, यानी कि एफ के साथ जी किसी भी उसके साथ इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, तो हमने जी काट दिया। साथ ही साथ दो बी तो पहले के कटे हुए थे, ए के इमीडिएट राइट पे जो पोजीशन है वहां पे भी तो बी नहीं होना चाहिए, तो हमने वो भी काट दिया। अब बी के लिए हमारी कौन कौन सी पोजीशन बची? या तो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में या फिर सेकंड टू द लेफ्ट में। ठीक है, वैसे ही जी के लिए कौन कौन सी पोजीशन बची? या तो ई और ए के बीच में, या फिर जो दो पोजीशंस और बची हुई हैं, ए के इमीडिएट राइट या फिर ए के सेकंड राइट पे। तो जी के लिए फिलहाल तीन पोजीशंस हैं जहां वो बैठ सकता है, बी के लिए सिर्फ दो ही पोजीशंस हैं जहां बैठ सकता है। हम पहले काम करेंगे बी पे। तो बी जिन दो पोजीशंस पे बैठ सकता था हमने उसे उन दो पोजीशंस पे बिठा दिया। अब अगर सिर्फ पहली वाली फिगर पर हम काम करें तो बी के इमीडिएट साथ में सी नहीं आ सकता, तो सी कहाँ कहाँ आ सकता है? सी इन दो बची हुई पोजीशन पे आ सकता है। जब हम सी नीचे वाले बिठाएंगे, ई और ए के बीच में बिठाएंगे, सी और वैकेंट सीट के बीच में क्या रिलेशन था कि सी और वैकेंट सीट के बीच में दो बंदे बैठने चाहिए। अगर सी इस पोजीशन पे आ रहा है, सी के आप राइट साइड जाके देखोगे तो वैकेंट सीट आएगी वहां पे जहां पर ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, और अगर हम इसी पोजीशन से सी के लेफ्ट में भी जाएं तो वैकेंट सीट आएगी वहां पे जहां पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो यानी कि सी इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट सी हमने बिठाया ऊपर, जिसको मैंने काटा हुआ है एक वर्टिकल लाइन से। अगर हम सी बिठाएंगे ऊपर तो सी के अगर हम राइट साइड में जाएं तो पहली पोजीशन आ गई ई, सेकंड पोजीशन आ गई ई और ए के बीच में जो खाली स्पेस है, और वैकेंट सीट आएगी उस जगह जहां पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। सिमिलरली अगर हम सी के लेफ्ट से काउंट करना शुरू करें तो वैकेंट सीट आएगी उस जगह जहां पर बी बैठा हुआ है। यानी कि हमारे पास बची हुई चार स्पेसिस थी और चारों स्पेसिस में ही सी नहीं आ रहा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी हमारी फिगर गलत है। अब हम आ जाएंगे हमारी सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर पे बी बैठ रहा था एफ के बिल्कुल पास। अगर हम बी के बिल्कुल साथ में सी बना दें तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना नहीं चाहिए, तो सी कट गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम सी बनाएं ए के इमीडिएट राइट में और अप्लाई करें वही मेथड कि सी और वैकेंट सीट के बीच में दो बंदे बैठने चाहिए, तो आप राइट साइड अगर जाओगे तो देखोगे वैकेंट सीट वहां आ रही है जहां पर एफ बैठा हुआ है, और लेफ्ट साइड जाओगे तो आप देखोगे वैकेंट सीट वहां आ रही है जहां पर ई बैठा हुआ है, तो यानी सी यहां पर भी नहीं आना। नेक्स्ट सी बिठाया हमने ई और ए के बीच में, यहाँ एक वैकेंट सीट आ रही है उस पोजीशन पे जहाँ पर ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है। अगर हम सी के लेफ्ट से काउंट करें तो वैकेंट सीट वहीं आएगी, अगर हम सी के राइट से काउंट करें तो वैकेंट सीट आएगी उस पोजीशन पे जहाँ पर कोई नहीं बैठा, जो कि बी के बिल्कुल राइट में है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन क्या थी कि जी और डी के बीच में सिर्फ एक बंदा बैठना चाहिए, तो जो बची हुई पोजीशंस हैं यानी कि ए के इमीडिएट राइट में और ई की इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ पर ही जी और डी बैठ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जी और डी बिठा दोगे तो आपको दिखेगा कि किसी भी एंगल से जी और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा नहीं बैठ रहा, यानी सी इस पोजीशन पर भी नहीं आएगा।
बची हुई पोजीशन पे जब हम सी को बिठाएंगे, अब तो ऑब्वियस सी बात है कि सी के लिए पोजीशन ही एक बची है, तो ये डेफिनेटली केस ट्रू ही जाएगा। तो सी को हमने बिठाया, वैकेंट स्पेस आ गई वहीं बी के राइट में, और ए के इमीडिएट नेबर्स आ गए जी और डी। अब डी ए के लेफ्ट में भी तो हो सकता था, मैंने कैसे लिख दिया कि जी ही ए के लेफ्ट में होगा और डी ही ए के राइट में होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जी के सेकंड राइट में डी बैठ रहा है। जब हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हुआ था उसकी सबसे पहली लाइन थी ना, डी सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी, तो जी के सेकंड राइट में डी बैठ रहा था, तो हमारा ही डायग्राम इस पोजीशन पे आके हो जाती है कंप्लीट। जितना लंबा ये डायग्राम सुनने में लग रही है उतना टाइम लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना था। अगर मुझे ये डायग्राम सीधी बनानी होती तो मुझे 10 सेकंड में पता चल जाता कि सी कहाँ पर बैठना है। आपको एक्सप्लेन करना था, इसीलिए एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 10 मिनट लग गए भाई हमें सी को बिठाने में ही, ऐसा नहीं होता। जब आप खुद बिठाने लगोगे बिना किसी को एक्सप्लेन किए तो आप 2 सेकंड में या फिर 2 तो बड़ा कम हो गया, 10 से 15 सेकंड में बिठा लेंगे। ठीक है, तो हमारी फाइनल डायग्राम मिल गई थी हमें। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ वैकेंट सीट। वैकेंट सीट के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन है? तो आप देख सकते हैं वैकेंट सीट के राइट में बी बैठा है, वैकेंट सीट के लेफ्ट में डी बैठा है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया फाइनल आंसर। हमारे वैकेंट सीट के इमीडिएट नेबर्स आ गए वी, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हु इज सीटेड ऑपोजिट टू जी। जी के ऑपोजिट आपको कौन दिख रहा है? जी के ऑपोजिट आपको बी दिख रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब देखिए, मैंने आपको जब हमारा ये लेक्चर पार्ट 1 में शुरू किया था, मैंने आपको पर्सन्स को ऑपोजिट बिठाना सिखाया था। अगर आपने उन पर्सन्स को वैसे बिठाया ही नहीं होता तो आप कभी गेस कर पाते कि जी के ऑपोजिट बी बैठा हुआ है? यही वजह थी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बंदों को आमने सामने बिठाना शुरू कीजिए। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन बी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जी। जी के राइट से काउंट करना है और बताना है जी और बी के बीच कितने पर्सन बैठे हुए हैं। अगर सीट की बात की होती तो हमें पता चल जाता कि 3 सीट्स बैठी हुई है, पर यहाँ पर बात चल रही है पर्सन्स की, तो पर्सन कौन कौन बैठा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ए और डी, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी, यानी कि 2 बंदे बैठे हुए हैं जी और बी के बीच में। इसी के साथ हमारा सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 3 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, इतने भी हाई लेवल के नहीं कि वो मेंस का लेवल ही क्रॉस कर जाएं। प्री में जो आते हैं वो आज तक के पार्ट में मैंने आपको कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा मेंस का लेवल। अगर आप उसे करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, वरना जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा आप उसे तब भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। पर सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा ही आएगा। आई होप आपको सब कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।